योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज टेक सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग आपने देखा रहेगा, ये वीडियो सबसे पहले बता देता हूँ सिर्फ सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके सिलेबस के लिए ही मैं करा रहा हूँ, पर हर जगह हर लेवल पे ये चैप्टर्स है कवर्ड है, करेक्ट है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेसन नंबर 22 का स्लम सेल वाला पार्ट किया था विद क्वेश्चंस वगैरह। आज अभी हम लोग करने वाले हैं अमालगमेशन, डीमर्जर और टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। ये मैं 5 से 6 मिनट में करा दूंगा, ये भी मैं 5 से 6 मिनट में करा दूंगा। ये वाला जो पार्ट है ये मैं इन डिटेल बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन बन सकते हैं। गिफ्ट वाला टैक्सेशन बहुत लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, करेक्ट, अदर सोर्सेज में। यहाँ पे और कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ डाल दिया है तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अच्छे से कराऊंगा। तो सबसे पहले अमालगमेशन के टैक्सेशन पे आ जाते हैं। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है सर? अमालगमेशन का मतलब होता है ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, दोनों मिल गई, कंपनी ए बी बन गई। पर इनकम टैक्स में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विद अदर, मतलब एक या एक से ज़्यादा कंपनी एक दूसरी कंपनी से क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, या फिर दो या उससे ज़्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना रही है, तो इसको अमालगमेशन बोला जाएगा। पर ये इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स में अमालगमेशन कब अमालगमेशन माना जाएगा? जब सब असेट और सब लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, पहला पॉइंट, सब असेट और सब लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी। और दूसरा, मिनिमम 75% ऑफ शेयर होल्डर जो है इन वैल्यू रिमेन सेम, मतलब ये कंपनी ए था, ये कंपनी बी था। ये अमालगमेशन ए बी के साथ कब माना जाएगा? जब इनके जो वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर होल्डर का जो वैल्यू था उसका 75% के वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे भी सेम होंगे, तो क्या माना जाएगा? अमालगमेशन माना जाएगा। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं टैक्सेशन क्या होगा अमालगमेशन का। देखो 3 लोग यहाँ पे पिक्चर में है। पहले तो ओल्ड कंपनी पिक्चर में है, ओल्ड कंपनी जिसको हम अमालगमेटिंग कंपनी बोलेंगे। ये न्यू कंपनी पिक्चर में है जिसको हम अमालगमेटेड कंपनी बोलेंगे कि अमालगमेट हो चुकी है, ये अमालगमेटिंग है, तो ये ओल्ड कंपनी है, ये न्यू कंपनी है। यहाँ पे ये जो कंपनी ए और कंपनी बी के जो शेयर है वो भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 3 लोगों के केस में आपका टैक्सेशन का सवाल उठता है। एक तो पुरानी कंपनी के हाथ में, एक नई कंपनी के हाथ में, और तीसरा पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर के हाथ में, क्योंकि उनके शेयर भी ट्रांसफर हो रहे हैं और ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन लगता है, करेक्ट है। देखो न्यू कंपनी के हाथ में तो टैक्स अभी नहीं लगेगा, ये जब शेयर बिकेंगे या इनका प्रॉपर्टी बिकेगा तब टैक्स लगेगा। यहां पे तो सिर्फ कॉस्ट क्या होगा बस ये समझने की जरूरत है। तो टैक्स सिर्फ 2 हाथों में लगेगा, एक तो पुरानी कंपनी के हाथ में और पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर के हाथ में, क्योंकि पुरानी कंपनी का तो पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल गेन का सवाल उठता है। और नई कंपनी के हाथ, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर के शेयर ट्रांसफर होते हैं तो उनके हाथ में सवाल उठता है टैक्स का। तो सबसे पहले शेयर होल्डर के हाथ में सेक्शन नंबर 47 जो है इनकम टैक्स का, वो क्या बताता है? वो बहुत सारी लंबी लिस्ट देता है कि ये केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये केस में ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। तो उसमें अगर अमालगमेशन के टाइम शेयर होल्डर के शेयर ट्रांसफर होते हैं तो वो ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा, करेक्ट है। तो सर टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर हो गया सर। पर जो शेयर होल्डर है वो अपना शेयर्स क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले समझो उन्होंने 100 रुपए में शेयर खरीदा था, फिर उसका वैल्यू 1000 रुपया हो गया, अभी ट्रांसफर करने के बाद उनके शेयर का वैल्यू 750 हो गया। तो सर ये शेयर होल्डर का कॉस्ट क्या माना जाएगा? जब ये बाद में बेचेगा शेयर, फाइनली कभी तो जिंदगी में बेचेगा, तो जो प्राइस में बेचेगा वो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। सर बाद में कॉस्ट क्या माना जाएगा? क्योंकि ये तो अमालगमेशन हो गया ना, तो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर क्या माना जाएगा? तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन अमालगमेटिंग कंपनी था, मतलब जो पुराना कॉस्ट था जब उसने खरीदा था, वो कॉस्ट ही उसका क्या माना जाएगा? शेयर का कॉस्ट माना जाएगा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेने का, मतलब लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, वो कहाँ से लेने का? बोथ कंपनी का काउंट करने का, मतलब पुरानी कंपनी से क्या लेने का, पुराना भी माना जाएगा और नया भी माना जाएगा। मतलब जिस दिन एक्चुअली खरीदा था और जिस दिन एक्चुअल प्राइस में खरीदा था वही क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, करेक्ट है। शेयर होल्डर का ट्रांजैक्शन सिंपल है, समझा? यस सर। अमालगमेटिंग कंपनी का जो बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है वो भी सेक्शन 47 में लिख दिया। क्या लिख दिया? कि ये केस में भी हम क्या नहीं मानेंगे, इसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, और जब ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन भी नहीं लगाएंगे। तो सर अमलगमेशन का मोटा मोटी अपने को मतलब क्या समझता है? पूरे अमलगमेशन के ट्रांजैक्शन में टैक्स तो कहीं नहीं लगेगा,
समझने की सिर्फ बात इतनी है कि कहाँ पे कॉस्ट क्या माना जाएगा, तो शेयर होल्डर का कॉस्ट पुराना ही माना जाएगा। अमालगमेटिंग कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ टैक्स भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना है। और इन हैंड ऑफ अमालगमेटेड कंपनी मतलब अभी जो नई कंपनी बनी है, एबी कंपनी बनी है, ए और बी का मर्ज होकर ये एबी कंपनी के हाथ में क्या होगा, तो इसके केस में सेक्शन नंबर 49(1) जो कि कॉस्ट के बारे में बात करता है, अलग अलग कॉस्ट की बात करता है, ये बताएगा कि इसके हाथ में जो शेयर्स वगैरह है उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी। तो कॉस्ट जो पुरानी कंपनी की थी, अमालगमेटिंग कंपनी की थी, प्रीवियस ओनर की थी, वही कॉस्ट इसके हाथ में भी मानी जाएगी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो दोनों टाइम का लेना पड़ेगा, मतलब जब से एक्चुअली जो कंपनी का एग्जिस्टेंस था वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना पड़ेगा, करेक्ट है। और जो भी पुरानी कंपनी थी उसका लॉस था या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, वो नई कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा फ्रेश 8 ईयर्स के लिए, नए 8 साल के लिए वो क्या कर सकता है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, करेक्ट है। इसके बाद पहले मैं अपने नोट से फटाफट समझा देता हूं क्या है अमालगमेशन डीमर्जर। बड़ा ही छोटा छोटा है भाई, कुछ नहीं है, बट इसके बाद मॉड्यूल में भी मैं आ जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे तो वो भी देख लेंगे फटाफट बेसिस पे और आपका ये खत्म हो जाएगा। टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर, डीमर्जर का मतलब क्या होता है, अगर ये कंडीशन 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डीमर्जर माना जाएगा। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, ये समझो कोई बहुत बड़ी अमूल लिमिटेड कंपनी है, इसमें से एक पार्ट जो है अमूल बटर लिमिटेड क्या हो गया, अलग हो गया, डीमर्ज हो गया, तो इसको पुरानी कंपनी को डीमर्ज कंपनी बोला जाएगा। जो नई इधर से अलग होके जो नई बन रही है उसको रिजल्टिंग कंपनी बोला जाएगा। रिजल्टिंग बोल सकते हैं या कंटिन्यूइंग बोल सकते हैं, आपके मॉड्यूल में कंटिन्यूइंग भी लिखा हुआ है कहीं कहीं पे। इसको डीमर्ज बोला जाएगा, इसको रिजल्टिंग बोला जाएगा, ठीक है। तो ये डीमर्ज कब माना जाए, डीमर्जर कब माना जाएगा इनकम टैक्स में, जब आपके सब असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए हो, जितने रिजल्टिंग कंपनी के हैं सब कुछ ट्रांसफर हो जाना चाहिए। दूसरा, जो ट्रांसफर होना चाहिए वो बुक वैल्यू पे होना चाहिए, मतलब जो आपके बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है उस पे होना चाहिए। पर अगर कोई कंपनी इंड एएस फॉलो करता है, जो नई अकाउंटिंग के मेथड्स आए हैं, तो फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। पुरानी मेथड फॉलो करते थे तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए, नई मेथड फॉलो करते हो तो फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए। जो ट्रांसफर है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। कौन से बेसिस पे होना चाहिए सर, गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए, मतलब ये जो नई कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, ये भी चलती रहनी चाहिए, ये भी चलती रहनी चाहिए। जो 75% ऑफ शेयर होल्डर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए रिजल्टिंग कंपनी के। और पांचवा, जो ये रिजल्टिंग कंपनी है, ये जो पुराने अपने शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करेगी, वो शेयर सेम प्रपोर्शन पे इश्यू होने चाहिए। मतलब अगर पहले मिस्टर राम के पास 10 शेयर थे और यहाँ पे उसका 25% शेयर है, तो यहाँ पे भी उसको 2.5 शेयर इश्यू होने चाहिए, मतलब वही प्रपोर्शन में इश्यू होने चाहिए। एक्सेप्ट अगर वो जो अमूल बटर डिपार्टमेंट था वही अगर अमूल लिमिटेड का शेयर होल्डर था तो उतना पार्ट हटा दो, उसके अलावा सेम प्रोपोर्शन में सबको क्या शेयर इश्यू होना चाहिए। तो अगर आप अमालगमेशन और इसका कंपेयर करोगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम है, 75% वाला, और सब असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर कहां पे होने चाहिए, या तो बुक वैल्यू पे होने चाहिए या फेयर वैल्यू पे होने चाहिए, गोइंग कंसर्न पे होने चाहिए, और शेयर होल्डर को प्रोपोर्शन बेसिस पे क्या होना चाहिए, शेयर इश्यू होना चाहिए। तो यहां पे भी देखो 3 सवाल उठते हैं। जो पुरानी कंपनी थी उसके हाथ में टैक्सेशन क्या होगा, तो सेक्शन 47 यहां पे भी बोल देता है कि भाई कोई टैक्सेशन नहीं होगा। सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा। रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट होगा वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। पर सर रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही समझना होता है डीमर्जर के क्वेश्चन में। जो रिजल्टिंग कंपनी है, नई कंपनी है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला जाए। तो सर रिजल्टिंग कंपनी जो है वो कौन है, ये अमूल था, ये अमूल बटर है, करेक्ट है, ये रिजल्टिंग कंपनी है, इतना पार्ट। तो अभी इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले जो पुराने शेयर का कॉस्ट था वो ले लो। इसका समझो 1000 रुपया कॉस्ट था पूरे अमूल के शेयर का प्राइस, तो 1000 रुपया ले लो, सर ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे ये रिजल्टिंग कंपनी बनी है तो इसको कुछ तो असेट ट्रांसफर हुए रहेंगे, करेक्ट है। तो जो नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर हुए हैं इन डीमर्जर वो न्यूमरेटर पे ले लो, और डिनोमिनेटर पे क्या लेना है, जो आपका डीमर्ज कंपनी का नेटवर्थ है, मतलब जो बाद में ये बचा इसका जो नेटवर्थ है बिफोर ट्रांसफर, मतलब ये टोटल वाले पार्ट का,
ये जो भी नेटवर्थ था डीमर्जर से एग्जैक्ट पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डिनोमिनेटर पे ले लो। देखो सबसे पहले पुरानी कंपनी का शेयर ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो, कितने नेट असेट ट्रांसफर हुए हैं वो न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे क्या लेना है, एग्जैक्ट डीमर्जर से पहले उसका नेटवर्थ क्या था वो डिनोमिनेटर पे ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का प्राइस आ जाएगा। तो सर डीमर्जर का क्या, डीमर्ज कंपनी जो पुरानी कंपनी था उसके शेयर का क्या कॉस्ट था, देखो सर पहले 1000 रुपये प्राइस, अभी कुछ पार्ट तो चला गया ना, तो अभी कितना बचेगा, तो जो ये ऊपर निकाला 1000 में से ये रिड्यूस कर दो, जो भी यहाँ पे आएगा रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का कॉस्ट, तो जो नेट बचेगा वो आपका क्या आएगा, डीमर्ज कंपनी का कॉस्ट आ जाएगा। सिंपल है। यस सर, वापस एक बार देख लो, बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, और लॉजिकल चीज़ है, क्लास में इन डिटेल सीखेंगे, ये मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ आपको, एग्जाम जस्ट बाजू में है तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो ठीक है। अभी आ जाते हैं आपके मॉड्यूल पे। कोई चीज़ नहीं समझ रही तो एक बार वापस देख लो तो आपको समझ जाएगी, कमेंट में पूछ लो तो मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। नीचे आता है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो ये चैप्टर का डालूंगा उसमें ये चैप्टर पूरा आपका खत्म कर दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा आपको। ये तो गिफ्ट का टैक्सेशन आ गया, डीमर्जर, डीमर्जर और अमालगमेशन। देखो सबसे पहले तो अमालगमेशन का मतलब ये लोग ने लिखा है, देखो जो मैंने डेफिनेशन बताया था सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, एक या एक से कंपनी का मर्जर वगैरह, प्लस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है जो मैंने बता दिया है, अदरवाइज वो अमालगमेशन नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे कुछ महान चीज़ें नहीं लिखी है, फ्रॉम द अबव हम लोग बोल सकते हैं कि अमालगमेशन क्या होता है, तो ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा, जो कि मैंने बताया वही होगा, आपका टैक्स कहीं नहीं लगेगा, बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अमालगमेटिंग कंपनी था, पुराना कंपनी था, उसके कुछ खर्चे ऐसे होंगे ना जो रह गए होंगे यूज़ करना, पूरा मतलब पीएनएल के डेबिट में करना, तो यहाँ पे वो बोला है कि ऐसे कुछ खर्चे हैं जो न्यू कंपनी, जो अमालगमेटेड कंपनी है, उसको क्या होंगे, अलाउड होंगे, मतलब वो क्या कर सकता है, वो खर्चों को डेबिट कर सकता है, जैसे सेक्शन 42 के खर्चे, वो प्रोस्पेक्टिंग मिनरल ऑयल, 35 AB के खर्चे, 35 DD के खर्चे, 33 AB, 35 D, 35 E, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, इन्वेस्टमेंट अलाउंस अभी जिंदा ही नहीं है, ये सेक्शन चला गया है तो ये तो हटा ही दो। 10AA के खर्चे, 10AA क्या होता है, डिडक्शन होता है, कुछ लॉस बच गया है तो ये 8 साल तक मैंने जो बोला था फ्रेश रहेगा, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, 41 में डीम्ड प्रॉफिट अलाउड होगा, और उसके बाद कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन है सेक्शन 43C में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड आपको अलाउड होते हैं, तो वो खर्चे भी आपको क्या होंगे, अलाउड होंगे। मतलब ये रटना नहीं है, बैठ के एक बार समझ लेना है, पीजीबीपी के रिलेटेड है, जो एग्जीक्यूटिव में पीजीबीपी किया था, सिर्फ नाम दिए हैं, सिर्फ एक दो बार देख लेने हैं, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या दिया है, ए जो है उसने हेल्ड किए हैं 2000 शेयर इन कंपनी एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड अमालगमेट हो चुकी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 21 अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। ए वॉज अलॉटेड 1000 शेयर्स इन द न्यू कंपनी, जो नई कंपनी है उसमें ए को 1000 नए शेयर मिले हैं, पहले उसके 2000 शेयर थे पुरानी कंपनी में, नई कंपनी में उसको 1000 शेयर मिले हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 50,000 रुपये है, ठीक है। 50,000 रुपये ज़्यादा है, जो पहले वैल्यू था उससे 50,000 ज़्यादा है। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है, ये 50,000 रुपये क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा, लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि शेयर होल्डर को जो ट्रांजैक्शन होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, वो सेक्शन नंबर 47 में क्या बोला है, ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा, और अगर ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा तो टैक्स लगने का सवाल ही नहीं। फिर यहाँ पे एक केस लॉ दिया है, मैकडॉवेल्स एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस CIT सुप्रीम कोर्ट का। उससे पहले आपको यह समझना है कि एक सेक्शन नंबर होता है 41(1), वो क्या बोलता है, डीम प्रॉफिट की बात करता है, मतलब
ध्यान से समझो। अगर आपने क्या किया है, पहले कोई लोन लिया है, लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट जमा कराना है, पर आप इंटरेस्ट जमा नहीं करा पा रहे हो, तो आप पीएनएल के डेबिट में इंटरेस्ट को एक्सपेंस क्लेम करोगे और क्रेडिट में लाइबिलिटी साइड इंटरेस्ट पेएबल दिखाओगे। नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री की बात करता हूँ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मतलब आप इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम करोगे, भले ही आपने पे नहीं किया तो क्या हुआ, करेक्ट है। पर समझो बाद में क्या होता है, बाद में वो बैंक आपका इंटरेस्ट वेव कर देता है, माफ कर देता है। पहले आपने खर्चा डेबिट में क्लेम किया था, तो बाद में वेव कर दिया, मतलब आपको ये जमा नहीं कराना खर्चा, तो ये क्या हो जाएगा, ये खर्चा आपका इनकम मान लिया जाएगा बाद में, एज पर सेक्शन नंबर 41(1). तो उसी के ऊपर ये क्या है, केस लॉ है। केस लॉ का क्या बात करता है कि एक कंपनी था मैकडॉवेल लिमिटेड, जिसने एक सिक कंपनी एचपीएल को क्या किया, एक्वायर किया। सिक का मतलब क्या होता है, जिसके लॉस उसके प्रॉफिट इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। एचपीएल के पास बहुत सारे बैंक से उसने उधारी लेके रखा था, और उसने अकाउंटिंग में क्या एंट्री मारा था, वही जो मैंने बताया, वो उसने क्या मारा था, एंट्री मारा था, इंटरेस्ट को डेबिट करके रखा था। एज द इंटरेस्ट पेएबल वाज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, उसका बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ले लिया किसने, ये नई वाली कंपनी ने। वो लॉस को क्या कर दिया, सेट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया बेसिकली। अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन लेड डाउन अंडर सेक्शन नंबर 72A, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बेसिकली बात कर रहा है। जैसे मैंने बोला ना, अमालगमेटेड कंपनी आगे वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। द कंपनी विच टेक ओवर द सिक कंपनी इज अलाउड टू सेट ऑफ लॉसेस ऑफ अमालगमेटेड कंपनी एज इट्स ओन लॉसेस। वो एज ए ओन लॉसेस करके उसको क्या कर दिया, उसने आगे बढ़ा दिया। आफ्टर अमालगमेशन द असेसी ने बेनिफिट ले लिया है, उसका मतलब कुछ नहीं लिखा, ज्ञान लिखा है आगे। यहाँ पे काम की चीज है, ये तो मैं रीड आउट कर रहा हूं। जो बैंक है उसने क्या किया था, वो लोन को वेव ऑफ कर दिया, तो जो पहले उसने खर्चा किया था वो अब उसका क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा सेक्शन 41(1) में। पर अभी जो नई कंपनी मैकडॉवेल्स कंपनी है, उसने वो इनकम दिखाया ही नहीं, तो वही बस डिस्प्यूट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं इनकम होगा, और असेसी बोलता है इनकम नहीं होगा। तो सीआईटी ने कुछ और डिसीजन दिया, आईटेट ने कुछ और डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने कुछ अलग डिसीजन दिया, पर लास्ट में डिसीजन क्या निकला वो समझो। डिसीजन ये निकला है कि सेक्शन नंबर 41(1) में अगर तुम पहले लॉस को क्या कर सकते हो, लॉस का बेनिफिट ले सकते हो, तो सेक्शन नंबर 41(1) के तहत आपको इनकम में भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। बस यही जजमेंट था कि अगर तुम लॉस का बेनिफिट ले रहे हो तो तुम्हें इनकम के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। सिंपल है। फिर यहाँ पे वो डीमर्जर के जो मैंने कंडीशंस वगैरह बताई वो यहाँ पे लिखी है, जो अपने को सब पता है। कैसे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह निकाला जाता है वो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। कैपिटल गेन्स क्या होगा, लगेगा ही नहीं बेसिकली, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे ये खर्चों का डिडक्शन जो नई रिजल्टिंग कंपनी है वो ले सकती है। 35E का प्रोस्पेक्टिंग मिनरल, 35 ABB टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 35D, 32 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और 43(6) में डेप्रिसिएशन का कुछ अलावेंसेस। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन है उसके ऊपर। ये जो ऊपर वाली चीजें हैं सब मैंने उधर बता दी है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, उतना ही कंसेप्ट है डीमर्जर का। एग्जांपल है, ABC लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट विच इज हैविंग 2 अंडरटेकिंग एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड स्टील। मतलब ये देखो, ये एक ABC है, इसमें से स्टील है और एक सीमेंट है, करेक्ट है। डिसाइडेड टू हाइव ऑफ सीमेंट डिवीजन, फॉर एग्जांपल ये सीमेंट है तो सीमेंट को क्या कर दिया, अलग कर दिया, रिजल्टिंग बना दिया बाय वे ऑफ डीमर्जर। नेट वर्थ कितना था बिफोर डीमर्जर, 40 करोड़ रुपया था, करेक्ट है। तो वो डिनोमिनेटर में 40 करोड़ नेटवर्थ आएगा। ऊपर बुक वैल्यू ऑफ असेट कितने ट्रांसफर हुए हैं, 10 करोड़ हुए हैं, तो 10 करोड़ ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पहले शेयर का प्राइस क्या था, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा किसकी, न्यू कंपनी की आ जाएगा। द डीमर्जर वाज मेड इन जनवरी 2021। स्कीम ऑफ डीमर्जर, इट वाज फाइंड दैट फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 of ABC Limited 2 equity share of 10 will be issued। ठीक है, तो वो सेम प्रोपोर्शन में इश्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मिस्टर राम है जिसके 25,000 शेयर पहले थे, 2004-05 में उसने खरीदे थे 6 लाख रुपए में। मिस्टर राम को अभी 50,000 मिले हैं, पहले 25,000 थे, अभी 50,000 मिले हैं डीमर्जर के बाद। ही सोल्ड ऑल द शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर ₹8 लाख इन मार्च 21। उसने मार्च 21 में 8 लाख में पूरे शेयर क्या कर दिए, बेच दिए। इज इट क्लियर?
यस सर। तो अभी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने बहुत फास्ट क्वेश्चन को लेके गया हूँ, जनरली मैं ऐसे नहीं लेके जाता, पर अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है तो मैं बहुत क्विक लेके गया हूँ कि कुछ आपको जो बेसिक चीजें हैं पता होनी चाहिए क्वेश्चन की। नाउ फॉलोइंग आर द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। पहले, क्या जो डीमर्जर का ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ इनकम टैक्स लाइबिलिटी होगा फॉर द टू कंपनीज? नहीं होगा। क्यों? जो देखो नई कंपनी रिजल्टिंग बनी है उधर तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, उसने तो कुछ बेचा ही नहीं है। जो पुरानी कंपनी है उसने बेचा तो है, पर सेक्शन नंबर 47 उसको क्या बोलता है कि कोई ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा अगर डीमर्जर की सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई है और कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। वुड कैपिटल गेन अराइज इन हैंड ऑफ मिस्टर राम on the receipt of share of XYZ Limited and on the sale of share? क्या राम के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा जब उसको XYZ लिमिटेड पुरानी कंपनी के शेयर क्या हुए हैं, मिले हैं नई कंपनी के, एंड सेल ऑफ शेयर जब उसने बेचा है वो टाइम पे क्या कैपिटल गेन लगेगा? देखो जब मिलेगा तब तो सेक्शन 47 के तहत वो भी क्या हो जाएगा कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, जब उसके पुराने से नए में मिलेंगे, नई वाली कंपनी के शेयर मिलेंगे। पर जब उसको वो बेचेगा मार्च एंड में तब उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। थर्ड पॉइंट, वेदर द सेल ऑफ शेयर बाय मिस्टर राम अफेक्ट द टैक्स बेनिफिट अवेल्ड बाय एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड? क्या मिस्टर राम जब शेयर बेचेगा तो उसका क्या बेनिफिट एबीसी लिमिटेड और XYZ के लिमिटेड के बेनिफिट कुछ फर्क पड़ेंगे क्या उसके शेयर बेचने से? भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये डीमर्जर का कंसेप्ट भी पूरा होता है। मैंने बहुत फास्ट एंड में लेके गया हूँ, मुझे पता है, पर वो आपके लिए ही अच्छा है, इसके लिए फास्ट लेके गया हूँ। अभी टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के ऊपर आते हैं। मेरा ऑलरेडी एक प्री रिकॉर्डेड अच्छा लेक्चर है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के ऊपर, वो मैं यहाँ से अटैच कर देता हूँ, आपको पूरा गिफ्ट का टैक्सेशन बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो यहाँ पे अपना ये 3 कंसेप्ट भी क्या हो जाएंगे। तो इसके बाद अपन जाते हैं गिफ्ट के टैक्सेशन के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा टैक्सेशन है। सेशन पे जाने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, अभी तक हम लोग ने कौन कौन से 3 टॉपिक, बेसिकली मोटे मोटे 3 टॉपिक बड़े पड़े हैं। एक डिविडेंड का टैक्सेशन थोड़ा समझा है, दूसरा आपका कौन सा समझा है, एक डिविडेंड का, एक 56(2)(7)(b) वाला जो अभी शेयर इश्यू होते हैं वो वाला, और थर्ड कैजुअल इनकम वाला। ये 3 अदर सोर्सेस के थोड़े बड़े टॉपिक सीखे हैं। चौथा जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिफ्ट का टैक्सेशन। गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, क्या नहीं लगेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी आपको ऐसे ही गिफ्ट तो देगा नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या बोलते हैं कि कोई भी देखो किसी को गिफ्ट नहीं देता। 200-500 का ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट की जहां जहां बात होगी ना, 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट की बात हो रही है। अगर आपको कोई साल में 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट दे रहा है तो बात हो रही है। गिफ्ट में सिर्फ पैसा नहीं आएगा कि पैसा गिफ्ट दे दिया, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दिया तो भी आ जाएगा। गिफ्ट में ऐसा भी कंसीडर होगा इसमें कि समझो कोई चीज का वैल्यू 1 लाख रुपए है, उसको आपको 20,000 में दे दिया, तो जो डिफरेंस है 80,000, ये भी क्या मान लिया जाएगा, गिफ्ट मान लिया जाएगा। कि कोई क्यों भाई 1 लाख की चीज 20,000 किसी को क्यों देगा, कुछ तो आप इसमें मतलब झोल कर रहे हो, तभी आपको ये कम भाव में मिल रही है। गिफ्ट का जो प्रोविजन है वो बेसिकली क्या बोलते हैं कि आप कहीं पे कोई टैक्स बचाने के लिए, कोई टैक्स इविजन के लिए कुछ ऐसे हरकतें कर रहे हो जो रोकने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है, ये गिफ्ट के प्रोविजंस लेके आई है कि भाई ये चीजों को हम गिफ्ट मान लेंगे और इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। पर आपका सवाल आना चाहिए काउंटर क्वेश्चन कि सर कुछ लोग तो गिफ्ट देते हैं ना, अभी मेरे रिलेटिव है वो मेरे को गिफ्ट देते हैं, बात सही है, कहीं इनहेरिटेंस में गिफ्ट मिल गया, कोई ट्रस्ट वगैरह से गिफ्ट मिल गया, कहीं कहीं तो सब गिफ्ट मिलता है, उसमें क्या तकलीफ है। हाँ, तो यहाँ पे साफ साफ है कि कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया है कि ये यहाँ से आपको गिफ्ट मिलेगा तो आपके ऊपर 56(2)(7) भी लगेगा ही नहीं।
अगर यहाँ से आपको गिफ्ट मिलेगा तो आपके ऊपर ये वाला 56 to 7 भी नहीं, 56 to 10 10वें नंबर पे गिफ्ट है, 56 to 10 लगेगा ही नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो कौन कौन से, सबसे पहले ये समझते हैं कि कहाँ से गिफ्ट मिला तो उसको इनकम टैक्स के अंडर गिफ्ट नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी गिफ्ट और असेट एक्वायर्ड फॉर फ्री और लो कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन। कोई भी आदमी को क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है या असेट मिल रहा है, जो उसने एक्वायर किया है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम कंसिडरेशन में किया है, तो उसको क्या गिफ्ट मान लेंगे। और वो कोई भी पर्सन को मिला हो चलेगा, कोई भी, एनी पर्सन मतलब 7 पर्सन थे उसमें से किसी पर्सन को मिलेगा तो चलेगा। ये सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1/4/2017 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर ये लोग गिफ्ट देते हैं, ये लोग गिफ्ट देते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। क्या आई एम होता है ना, आई एम महेंद्र, वैसा आई एम डॉक्टर, सबसे पहले क्या, आई एम डॉक्टर हटला, हटा हुआ होता है ना, आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी, आईटीसी एक कंपनी है ना, तो ऐसे करके कुछ मेमोनिक फालतू सा है पर याद रखने को काम आएगा, आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी। तो ये लोग क्या है, ये लोग अगर आपको गिफ्ट देते हैं तो 56 to 7 भी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम डॉक्टर हटला क्या है, आईटीसी क्या है। तो आई का मतलब क्या है, अगर आपको गिफ्ट इनहेरिटेंस से मिलता है, इनहेरिटेंस से मतलब क्या, आपकी खानदानी प्रॉपर्टी है, आपको पूर्वजों से मिलते मिलते आ रही है, वो आपके नाम पे हुई है अभी, तो उसके केस में गिफ्ट नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बात भी तो सही है ना भाई, उसके ऊपर क्यों, वो तो मेरे ही घर की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हुई है, तो अभी क्यों टैक्स लगा रहे हो, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट, मैरिज। अगर आपकी शादी हुई है, अगर आपकी शादी हुई है और शादी के टाइम आपको कोई गिफ्ट मिला है, आपकी शादी हुई है और शादी के टाइम बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो वो टाइम पे गिफ्ट मिला है तो उसके ऊपर आपको बेसिकली टैक्स नहीं भरना, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। डी का मतलब क्या, डेथ। किसी की डेथ हुई है, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे हुई है, तो वो भी आपका गिफ्ट नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फोर्थ, आर यानी आई यानी इनहेरिटेंस, एम यानी मैरिज, डी यानी डेथ, आर यानी रिलेटिव। आर यानी क्या है, रिलेटिव। अगर आपको कोई रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो आपके ऊपर वो बेसिकली गिफ्ट नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो रिलेटिव का मतलब क्या, वो समझते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी जो स्पाउस है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी। इंडिविजुअल हो तो आपके लिए आपकी स्पाउस क्या है, रिलेटिव है। आपके ब्रदर एंड सिस्टर मतलब आपकी बहन, आपका भाई और उनके स्पाउस मतलब आपकी बहन का हस्बैंड कौन, आपके जीजा जी, ब्रदर की वाइफ भाभी जी, ये लोग आपके क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। आप खुद, आपकी वाइफ, आप लोग रिलेटिव। आपके ब्रदर और उसकी वाइफ, सिस्टर और उसकी वाइफ आपके रिलेटिव, सिस्टर और उसका हस्बैंड। लीनियल डिसेंडेंट मतलब आपके पोते पोती, बेटे के बेटे। ऑफ सेल्फ खुद के या स्पाउस के, मतलब एक ही बात है। फिर मदर एंड फादर ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस मतलब क्या, आपके मम्मी पापा, आपके वाइफ के मम्मी पापा, ये आपके क्या है, रिलेटिव है। ब्रदर एंड सिस्टर एंड स्पाउस ऑफ मदर एंड फादर ऑफ सेल्फ, ये क्या है सर, ये कुछ समझ नहीं रहा, ये क्या है। सबसे पहले समझो, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, ब्रदर एंड सिस्टर एंड स्पाउस ऑफ मदर एंड फादर ऑफ सेल्फ, ये क्या है सर। आप कौन हो, ये सेल्फ हो। आपके जो मदर एंड फादर है, आपके मदर एंड फादर, उस उनके जो ब्रदर एंड सिस्टर है, समझे, वो और स्पाउस मतलब आपके चाचा, आपके चाची, आपकी बुआ और आपके फूफा, ये लोग आपके क्या मान लिए जाएंगे, ये आपके रिलेटिव मान लिए जाएंगे। लास्ट क्या है, लीनियल असेंडेंट ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस मतलब क्या, आपके दादा दादी, आपके वाइफ के दादा दादी, आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड के दादा दादी, तो वो भी आपके रिलेटिव मान लिए जाएंगे। तो ये लोग से मतलब क्या, आप गिफ्ट ले सकते हो। कौन कौन है रिलेटिव, ये ध्यान रखो। आप हो, आपकी वाइफ, ठीक है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, उनके वाइफ और उनके हस्बैंड, करेक्ट है। आपकी मदर एंड फादर, सेल्फ एंड स्पाउस, ठीक है, वो हो गया। फिर लीनियल डिसेंडेंट मतलब पोता पोती। फिर क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर मतलब आपके चाचा चाची और बुआ और फूफा जो है वो आपके रिलेटिव है। और लास्ट क्या है, लीनियल असेंडेंट ऑफ मतलब आपके दादा दादी, ये हो जाएंगे। फिर एचयूएफ के मेंबर कौन होंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, सुन दो बस, काम का इतना ही है। अगर एचयूएफ के मेंबर, एचयूएफ के रिलेटिव कौन रहेंगे, एचयूएफ के मेंबर और उसके रिलेटिव एचयूएफ के रिलेटिव रहेंगे। कंपनी के कौन, उसके डायरेक्टर और उसके रिलेटिव कंपनी के रिलेटिव रहेंगे। फर्म उसके पार्टनर और उसके रिलेटिव पार्टनरशिप फर्म के रिलेटिव रहेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव मतलब क्या है, आपको ये समझना है कि किस कौन कौन आपके क्लोज रिलेशन में है जो आपको गिफ्ट दे सकता है। इसके अलावा भाई दुनिया में कोई आपको गिफ्ट नहीं देने वाला, अगर कोई देता है तो इनकम टैक्स वाला पकड़ के उसके ऊपर टैक्स लगाने वाला है। इज इट ओके? तो सबसे पहले आई एम डॉक्टर हटला में क्या है, आई यानी क्या, इनहेरिटेंस, एम यानी मैरिज,
डी यानी डेथ, आर यानी रिलेटिव। रिलेटिव में क्या, इंडिविजुअल स्पाउस पहले, ठीक है, ब्रदर सिस्टर और उसकी वाइफ, लीनियल डिसेंडेंट और उसकी वाइफ, ठीक है, मदर फादर, ठीक है, सेल खुद के भी और अपने वाइफ के मदर फादर भी, ब्रदर्स आपके चाचा चाची फूफा जो भी है वो, और लीनियल असेंडेंट मतलब आपके दादा दादी, ये सब आपके रिलेटिव मान लिए जाएंगे। फिर एच यानी क्या, अगर आपको कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट से गिफ्ट मिलता है या कोई भी फैसिलिटी बेसिकली मिलती है, कोई भी पैसा मिलता है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा एच यानी। यू यानी कोई यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मिलता है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, 56(2)(10) लगेगा ही नहीं। एल ए एच यू। टी में क्या है, टी में बेसिकली 2 पॉइंट है, ट्रस्ट वाला पॉइंट है। एल ए यानी क्या है, लोकल अथॉरिटी, अगर कोई लोकल अथॉरिटी से आपको मिलता है तो आपके ऊपर बेसिकली ये 56(2)(10) लगेगा ही नहीं। फिर आई, एक्चुअली एल यहाँ पे ये वाला एल है ही नहीं एक्चुअली, एक सेकंड, ये टी जो है यहाँ पे नहीं है। आई एम डॉक्टर, HULAITC है, अटला इसलिए कि याद रहे उसके लिए यहाँ पे रखा था, अटला ऐसे याद रहता है ना, अटेला वैसा। आई यानी क्या है, अगर आप कोई इंडिविजुअल हो और आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट किया था, किसके लिए क्रिएट किया था, वो ट्रस्ट या तो आपको या आपकी फैमिली को बेनिफिट दे सके, सिर्फ यही पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया था, और वो ट्रस्ट से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है या कोई भी गिफ्ट मिल रहा है तो वो 56(2)(10) के कवरेज में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट टी यानी क्या है, अगर आपको ट्रस्ट से, फंड से, हॉस्पिटल से, मेडिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो 1023C में नोटिफाई है, अगर इनसे कोई गिफ्ट मिलता है तो यहाँ पे ये सेक्शन में कवर नहीं होगा। लास्ट में कुछ पॉइंट सेक्शन 47 के है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो याद रखो कि डीमर्जर के केस में या अमालगमेशन के केस में सेक्शन 47 क्या आता है, सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन में पड़ा था, कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, याद है वो वाला पॉइंट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, आई एम डॉक्टर हटला ITC, ये वाला पॉइंट जो है इसके केस में आपका 56(2)(10) एप्लीकेबल ही नहीं होगा। 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होगा तो टैक्स लगेगा ही नहीं गिफ्ट पे। सबसे पहले आई यानी इनहेरिटेंस, एम यानी मैरिज, डी यानी डेथ, आर यानी रिलेटिव, आई एम डॉक्टर, एच यानी हॉस्पिटल, यू यानी यूनिवर्सिटी, टी यहाँ पे नहीं है, फिर टी के नीचे है, एल ए यानी क्या, लोकल अथॉरिटी, फिर आई यानी क्या, एक ऐसा इंडिविजुअल ने ट्रस्ट बनाया है जो उसके या उसके रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है और वहां से कुछ आ रहा है तो नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट फंड, कोई भी ऐसे यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो 1023C में नोटिफाइड है। 1023C ट्रस्ट का एक टॉपिक है जो CA फाइनल में है, तो आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। और सी यानी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सेक्शन 47 में डाले हुए। तो यहाँ पे एक बार ये पढ़ लो, आई एम डॉक्टर अटला ITC क्या होता है, और रिलेटिव का भी यहाँ से पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी ऊपर जाते हैं। अभी हम लोग ने क्या देखा कि आई एम डॉक्टर हटला ITC का केस रहेगा तो यहाँ पे ये गिफ्ट के प्रोविजन सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगेगा, तो किसके ऊपर लगेगा, तो इसको मैंने 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया है। अगर आपको गिफ्ट कैश में मिल रहा है, मनी 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 पैसे में मिल रहा है, तो क्या ट्रांजेक्शन होगा, तो एक तरीका है, एक वे है। दूसरा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो दूसरा तरीका है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो तीसरा तरीका है। ठीक है, मतलब 3 तरीके से आपको गिफ्ट बेसिकली मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको कैश मिल सकता है, कैश मिल गया। सेकंड, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है देखेंगे। थर्ड, आपको क्या मिल सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकता है, मतलब लैंड या बिल्डिंग मिल सकता है। ये 3 के अलावा आपको कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता। सबसे पहले, अगर पैसा मिलता है आपको गिफ्ट में तो टैक्स किस हिसाब से लगेगा। अगर पैसा आपको मनी मिल रहा है तो टैक्स किस हिसाब से लगेगा। अगर आपको पूरे साल में, जब तक साल खत्म नहीं होता, पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा, 50,000 रुपए से ज्यादा एग्रीगेटली, मतलब टोटल पूरे साल में मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट मिलता है, 50,000 रुपए से ज्यादा बेसिकली पैसा मिलता है एक पर्सन से, तो वो 50,000 से ज्यादा जितना भी पैसा, मतलब 50,000 से ज्यादा नहीं, जितना भी पैसा मिलता है आपको, वो क्या हो जाएगा, वो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इफ एग्रीगेट मनी
₹50,000 more than 50,000 then whole of money shall be taxable under income from other sources. For example, मैं आपको 80,000 रुपीज पूरे साल में गिफ्ट देता हूं तो ये आपका 80,000 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं। पहले पॉइंट में अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा पूरे साल में कोई गिफ्ट देता है अदर देन आई एम डॉक्टर हटला ITC, तो वो आपके केस में क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। भाई कोई ऐसे 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट नहीं देता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऐसा बोलता है। कोई साल में किसी को ज्यादा नहीं देता 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट, ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार रुपए का गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, वो भी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे। सेकंड पॉइंट, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलता है, क्या मिलता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, DSP जा, डी यानी क्या होता है, DSP जा तो हम लोग ने देखा था कहाँ पे पता है, कैपिटल गेन में, वहां पे भी मूवेबल पर्सनल एसेट था ना, वहां पे हम लोग ने DSP जा देखा था। डी यानी ड्राइंग, एस यानी क्या था, डी यानी ड्राइंग था, स्कल्पचर था, पेंटिंग था, ज्वेलरी था, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। बी यानी बुलियन, एस यानी शेयर और एस यानी सिक्योरिटी। ये 3 नया है, BSS नया है और DSP जा तो पहले से था। DSP जा प्लस बुलियन, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है। DSP जा सेम एज कैपिटल गेन, बी यानी बुलियन, एस यानी शेयर एंड एस यानी सिक्योरिटी। मीन्स अदर देन DSP जा प्लस BSS, ये एसेट को छोड़ के बाकी कोई तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलता है तो वो उसके ऊपर क्या आपका 56(2)(10 नहीं लगेगा। 56(2)(10 सिर्फ यहाँ पे इमूवेबल नहीं, यहाँ पे मूवेबल होगा। कट कर देना, गलती हो सकती है भाई। अगर आपको DSP जा के अलावा कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, जैसे कार वगैरह कोई मिलता है, तो वो केस में आपका 56(2)(10 नहीं लगेगा। सिर्फ यही केसेस में लगेगा। D यानी ड्राइंग, S यानी सिक्योरिटी, S यानी स्कल्पचर, P यानी क्या पेंटिंग, J यानी ज्वेलरी, A यानी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, A यानी एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, B यानी बुलियन, S यानी शेयर्स, S यानी सिक्योरिटी। बुलियन, शेयर एंड सिक्योरिटी ऐड किया है, बाकी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी वही है आपका जो कहां पे था, आपका बेसिकली कैपिटल गेन्स में था, ठीक है। तो इफ मूवेबल प्रॉपर्टी DSP जा प्लस BSS है, अगर ये आपको गिफ्ट मिला है पूरे साल में किसी एक पर्सन से 50,000 रुपए से ज्यादा विदाउट कंसिडरेशन, ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपको कैसे मिल सकता है, या तो विदाउट कंसिडरेशन मिल सकता है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिल सकता है। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, फ्री में मिल रहा है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, 50,000 का था आपको 500 रुपए में दे दिया, ठीक है। तो DSP आपको कैसे मिल सकता है, 2 तरीके से मिल सकता है, एक तो विदाउट कंसिडरेशन, एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है तो आपको क्या देखना है, पूरे साल में एग्रीगेटली अगर आपको एक आदमी से 50,000 रुपए से ज्यादा मिल रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में, तो जितना भी अमाउंट रहेगा पूरे साल में, समझो आपको 90,000 का मिला तो 90,000 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा वही उसका क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आपको क्या देखना है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, समझो आपको प्रॉपर्टी मिला कितने का, 90,000 का गिफ्ट मिला, क्या मिला, ड्राइंग मिला, उसके लिए आपने 15,000 रुपए का पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया, 15,000 का, तो नेट कितना, 75,000, करेक्ट। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एसेट का कितना है, 90,000 माइनस आपने कंसिडरेशन कितना पे किया, ये वाला। अगर जो नेट अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है पूरे साल में एग्रीगेटली, तो बेसिकली जितना अमाउंट है, डिफरेंस है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, उतना क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ये टर्म्स पे मत घूमो, फेयर मार्केट वैल्यू, कंसिडरेशन, सिंपल सी बात है भाई। आपको कितना देना था, 90,000 देना था, आपने कितना दिया, 15,000 दिया। डिफरेंस क्या है, अगर ये 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको पूरा जितना डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स भर दो। अगर 50,000 से कम है तो भाई माफ किया, छुट्टा माफ, गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेना चाहते। 2 पॉइंट समझे। अगर पैसा, तो देखो पैसे में हाई लो कुछ नहीं होता, पैसा आपको गिफ्ट मिल रहा है। अभी क्या पैसा आपको 50,000 मिला, आपने 5,000 दिया, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा आपको जितना गिफ्ट मिला उतना गिफ्ट मिला। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा तो आपका पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, 50,000 से कम मिलेगा तो नहीं होगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, DSP जा, वो ड्राइंग, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये 9 जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिली है तो आपको इसका फेयर मार्केट वैल्यू पूरे साल का देखना है। 50,000 से ज्यादा आपको मिला है तो फुल जितना है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 50,000 से कम मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपने क्या उसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे किया है तो आपको देखना है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से आपने कंसिडरेशन जो पे कर दिया, नेट ऑफ करके आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है एग्रीगेटली, तो आपको IFRS में टैक्स भरना है, नहीं तो नहीं भरना। इज इट ओके? तो ये 2 पार्ट एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाते हैं। बस यही 3 है, 3 हो गया, बस हो गया आपका गिफ्ट का।
अभी नेक्स्ट आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको क्या देखना है, सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, या लैंड और बिल्डिंग दोनों जो प्लॉट के ऊपर घर बनाया हुआ है ये आपको गिफ्ट मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या था, एग्रीगेट देख रहे थे पूरे साल का, यहाँ पे एग्रीगेट देख रहे थे, यहाँ पे एग्रीगेट देख रहे थे। यहाँ पे अपने को क्या देखना है, पर प्रॉपर्टी का वैल्यू देखना है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का वैल्यू देखना है। करेक्ट है, करेक्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, इसमें क्या देखना है, पर प्रॉपर्टी देखना है। यहाँ पे भी दो केस होंगे, या तो आपको प्रॉपर्टी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिल गई हो, या फिर आपने उसके लिए कुछ छोटा मोटा कंसिडरेशन दिया। ठीक है, सबसे पहले अज्यूम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। अगर आपको प्रॉपर्टी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है तो आपको ये देखना है कि पर प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी पे अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है और उतना आपको गिफ्ट मिला है। यहाँ पे देखो फेयर मार्केट वैल्यू देख रहे थे, जो प्रॉपर्टी है वो केस में अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना होता है, बस इतना ही है। अगर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है पर प्रॉपर्टी का, पर ट्रांजेक्शन का, तो वो आपके हाथ में जितना भी अमाउंट है पूरा अमाउंट के आपके हाथ में टैक्स लग जाएगा। समझो आपको 2,50,000 का कोई छोटा सा प्लॉट आपको गिफ्ट दे दिया, तो वो 2,50,000 आपके हाथ में पूरा टैक्स लग जाएगा। उसका एसडीवी जो कितना होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 45,000 रुपए के एसडीवी का कोई छोटा सा प्लॉट आपको गिफ्ट दिया है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, यहां तक सिंपल था। यहाँ पे भी सिंपल है, पर यहाँ पे सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जो सेक्शन 50C में था। सर सेक्शन 50C में क्या था, सेक्शन 50C में था पता है, वो 110% अमेंडमेंट में मैंने कराया था, कैपिटल गेन का लास्ट अमेंडमेंट था पता है। 105% में से सिखाया था, फिर मैंने बोला था अमेंडमेंट हो गया 105% का 110% हो गया। मतलब पहले 5% का टॉलरेंस बैंड देखा जाता था, अभी 10% का टॉलरेंस बैंड देखा जाएगा। ऐसा बोला था पता है मैंने, हाँ सर बोला था। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है जिसका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू था 20 लाख, आपने उसके लिए पे किया है 10 लाख रुपए, करेक्ट है, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये कंसिडरेशन, तो 10 लाख रुपए आपने कम पे किया है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, ये जो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी माइनस कंसिडरेशन 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपके हाथ में क्या जितना भी वैल्यू रहेगा डिफरेंस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन जितना भी, यहाँ पे 10 लाख है तो 10 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। पर एक और कंडीशन आपको देखना है, क्या कंडीशन देखना है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा वो कंसिडरेशन से 110% से ज्यादा होना चाहिए। ये कैसे नया लेके आए, सिंपल सी बात है, जैसा हम लोग ने 50C में किया था वैसा ही सेम करना है। 50C किसके लिए होता है पता है, ट्रांसफरर के लिए होता है, और ये जो है ये किसके लिए होगा, रिसिपिएंट के लिए होगा। बताता हूं, ये एक प्रॉपर्टी है, गिफ्ट दिया, फर्स्ट केस लेते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दिया है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 1 लाख है, कंसिडरेशन कितना आपने पे किया, 90,000, डिफरेंस कितना है, 10,000, तो डिफरेंस 50,000 से कम है, तो यहाँ पे 56/10 सबसे पहले लगेगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपका 10 लाख, आपने पे किया इतना किया है कंसिडरेशन 9 लाख, ये केस में डिफरेंस कितना है, 1 लाख। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि 50,000 रुपए से ज्यादा आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया, मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी माइनस कंसिडरेशन का वैल्यू कितना है, 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे पहले टैक्स लगना चाहिए, करेक्ट है। पर अभी दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि जो आपका ये है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये आपके कंसिडरेशन से 110% या उससे ज्यादा होना चाहिए, 110% या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ये कितना है, 10 लाख माइनस 9 लाख, 1/10 एग्जैक्ट 10% आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 10% है, तो क्या होगा, ये लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि मोर देन 110% है। सर क्या बोल रहे हो, थोड़ा बहुत समझ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं समझ रहा, पूरा नहीं समझ रहा, मुझे भी पता है पूरा नहीं समझ रहा। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वन क्या बोलता है, कलर चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पे अभी आपको पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। अभी तक जो बोला है भाई भूल जाओ सब, कुछ नहीं। अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। केस 1 क्या बोलता है? केस 1 बोलता है कि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 लाख रुपया, कंसिडरेशन आपने कुछ नहीं पे किया, तो आपको बेसिकली क्या जो फ्री में प्रॉपर्टी मिल गया। अगर पर प्रॉपर्टी 50,000 रुपए से ज्यादा एचडीवी का प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिलता है तो बेसिकली आपका का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर आईएफओएस। तो यहाँ पे 1 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड केस, केस 2 क्या बोलता है? आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू जो आपको मिला है स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख है, कंसिडरेशन उसके लिए आपने कितना पे किया? 90,000 पे किया। 110% ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 90,000 मतलब डिफरेंस कितना है? सिर्फ 10,000 रुपए है। करेक्ट है। 50,000 वैसे भी डिफरेंस नहीं है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा डिफरेंस होता है एचडीवी माइनस कंसिडरेशन तो 56 to 10 लगता है। यहाँ पे तो 10,000 ही है, तो यहाँ पे 56 to 10 लगेगा नहीं। टैक्स कितना आएगा? 0 आएगा। केस नंबर 3 के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टी का वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी जो आपको मिला है 10 लाख है, उसके लिए आपने कंसिडरेशन कितना पे किया? 9 लाख रुपया पे कर दिया है कंसिडरेशन। तो डिफरेंस कितना है? 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि 50,000 रुपए से ज्यादा 50,000 रुपए से ज्यादा कंसिडरेशन आपने पे किया है। करेक्ट है। सेकंड कंडीशन क्या देखना है? जो आपका कंसिडरेशन है, जो आपका कंसिडरेशन है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है 110%। कंसिडरेशन से आपको मल्टीप्लाई करना है 110%। तो ये कितना आता है? 9,99,90,000 आता है। अगर जो 10 लाख रुपए से अगर ये 9,90,000 ज्यादा होता तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे जो कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय 110% भी कम है 10 लाख से। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बोलना क्या चाहती है कि क्या होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब क्या, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू। करेक्ट है। तो हो सकता है ना 10% का तो फेर बदल हो सकता है यहाँ वहां। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? 10% तुम अपना फायदा ले लो, कंसिडरेशन ले लो, उसमें 10% और ऐड कर दो। तो कंसिडरेशन 9 लाख लिया, उसमें 10% और ऐड कर दिया, तो कितना हुआ? 9,90,000। गवर्नमेंट क्या बोलता है? वो 10% ऐड करने के बाद अगर वो स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा आपने पे किया है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी अगर 10% ऐड कर दिया फिर भी आपका एचडीवी से कम अमाउंट आ रहा है तो आपको क्या करना है? 10 लाख में से 9 लाख लेस कर दो, आपका 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? टैक्स भर दोगे। केस 4, 10 लाख आपका क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मिला, आपने कंसिडरेशन कितना दिया? 9,50,000। इसके ऊपर आप 10% ऐड कर दो, कितना है? 10,45,000। तो ये क्या 10 लाख से ज्यादा हो गया, तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं भरना। इज इट ओके? अभी समझ गया रहेगा? सिंपल है, कुछ नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। बाकी कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे गिफ्ट का टैक्सेशन बस इतना ही है, ज्यादा कुछ वो बड़ी बात है नहीं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर आपको पैसा मिलता है तो आपको देखना है पूरे साल का टोटल पैसा 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट में मिला है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक। सेकंड आपको देखना है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में डीएसपी जा प्लस बीएसएस, अगर ये आपको मिलता है विदाउट कंसिडरेशन तो 50,000 रुपए से ज्यादा उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपको मिल रहा है, पूरा टैक्स लगा दो। 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपने कुछ कंसिडरेशन पे किया तो आपको क्या देखना? फेयर मार्केट वैल्यू असेट का माइनस जो आपने कंसिडरेशन पे किया, अगर वो पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आप टैक्स भर दो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग या दोनों, तो वो केस में आपको देखना है कि विदाउट कंसिडरेशन आया तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पर प्रॉपर्टी देखा जाएगा। पर प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्रीगेट था, यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का देखा जाएगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो ले लो। इन एडिक्वेट कंसिडरेशन से आ रहा है तो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो ले लो। पर दूसरा कंडीशन है कि आपको कंसिडरेशन को देखना है कि वो 110% ज्यादा एचडीवी है कि नहीं। अगर है तो फिर कुछ नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? सेम चीज कि भाई जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन है वो 50,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स भर दो। तो एक बार के लिए रीड कर लो, क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ जाएगा, डोंट वरी।
ठीक है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट था पिछले साल जो कि हम लोग ने वहाँ कहाँ पे देखा था पता है, चैप्टर 2 जो था ना, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वहां पे देखा था कि अगर कोई आप नॉन रेजिडेंट को भी गिफ्ट देते हो 50,000 रुपए से ज्यादा पूरे साल में, तो आपका क्या मान लिया जाएगा, 56(2)(10) लग जाएगा। 56(2)(10) इज एप्लीकेबल ओनली इफ प्रॉपर्टी इज इन नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। ये यहाँ पे अमेंडमेंट खत्म हो गया है। यहाँ पे 56(2)(10) इज एप्लीकेबल इवन इफ गिफ्ट मेड आउटसाइड इंडिया बाय रेजिडेंट पर्सन टू नॉन रेजिडेंट। अगर कोई रेजिडेंट बाहर नॉन रेजिडेंट को भी देता है तो भी 56(2)(10) लग जाएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8, जो लास्ट वाला 911 था, पता है 911 आपका बिजनेस कनेक्शन वो सब था। 912 क्या था, सैलरी। 913 भी सैलरी। 914 डिविडेंड। 915 इंटरेस्ट। 916 रॉयल्टी। 917 एफटीएस और 918 क्या था, वो ये वाला ही था कि अगर कोई रेजिडेंट बंदा 50,000 रुपए से ज्यादा बाहर गिफ्ट देता है नॉन रेजिडेंट को, वो भी आपका इनकम डीम टू एक्रू अराइज मान लिया जाएगा। जो 56(2)(10 है, 56(2)(10) ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा पता है, अगर आप जो एसेट आपको मिल रहा है वो कैपिटल एसेट नेचर का है तो एप्लीकेबल होगा। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, हम लोग ने कैपिटल गेन्स में देखा था, कोई भी तरीके का एसेट, वो डेफिनेशन पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 का। तो वही बात है कि कैपिटल एसेट नेचर का कोई एसेट है तो 56(2)(10) लगेगा। अगर स्टॉक इन ट्रेड नेचर का कोई गुड्स है, मतलब सेम यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई बिल्डर ट्रांसफर करता है, तो वो केस में ये 56(2)(10) नहीं लगेगा। उसके लिए अलग सेक्शन है जो हम लोग नीचे देखने वाले हैं, सेक्शन 43CA। 43CA क्या है कि अगर आपका जो एसेट है वो स्टॉक इन ट्रेड के नेचर का है, बाकी सब प्रोविजन सेम है, आपका जो एसेट है वो स्टॉक इन ट्रेड के नेचर का है तो सेक्शन 43CA लग जाएगा। 43CA पीजीबीपी का सेक्शन है, पर ये दोनों एकदम रिलेटेड है तो हम लोग एक साथ कर रहे हैं। सेक्शन 43CA, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो क्या मान लिया जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपने क्या होल्ड की है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड की है, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, एसडीवी से कम है, वहां पे क्या था, कंसिडरेशन